नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपसे रवीश कुमार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार के बारे में। कल मैंने रवीश कुमार के बारे में आपसे जो कुछ चर्चा किया था उसके दौरान मैंने यह कहा था कि वे प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार की नीतियों को लेकर लगातार अपनी टिप्पणी करते रहते हैं और इस निर्भीक टिप्पणी के लिए खास करके केवल एक आदमी के इर्द गिर्द उनकी जो भी बातें हैं वो घूमते रहती है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देना होगा कि लगातार वे निर्भीक रूप से, निष्पक्ष रूप से न भी हो तो भी निर्भीक रूप से रहते हुए अपनी बातें लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी बातें किसी एजेंडा के तहत है या नहीं है, वे कन्फ्यूज़न में हैं या नहीं है, मैं इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता। और अभी तक उनके बातों को समझने पर यह पता चलता है कि शायद वे किसी भी तरह से सरकार की नीतियों और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना को ही अपनी पत्रकारिता समझ बैठे हैं और उनकी पत्रकारिता बस इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कल का जो वीडियो मैंने बनाया था वो वीडियो छोटी हो गई थी और कम से कम समय में मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। और इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि ये जो मुद्दा है, यह जिस तरह का मुद्दा है, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं, उसके ऊपर हमें कुछ इससे ज़्यादा समय में बात करनी चाहिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, जो हमारी बातों को देखते हैं, समझते हैं, उन्हें अपनी बात मैं पूरी तरह से बता सकूं। और रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मन की बात करते हैं, एक कार्यक्रम के दौरान मन की बात में वे देश के विभिन्न जगह से अलग अलग लोगों की बातों को पूरे देश के सामने लाने की कोशिश करते हैं और उसमें पॉजिटिव बातें ज़्यादा होती हैं। तो उनका ये कार्यक्रम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं उसे इसीलिए सुनना भी पसंद करता हूं क्योंकि हमारे समाज में, देश में, दुनिया में जो कुछ भी पॉजिटिव बातें हैं मैं उसे सही मानकर और उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन नकारात्मक बातें, निगेटिव बातें जिस तरह से लगातार खास करके जब मीडिया के द्वारा की जाती है और ऐसा लगता है कि किसी एजेंडे के तहत, किसी खास एक एजेंडे के तहत ये सब बातें की जा रही है, तो पत्रकारिता की जो निष्पक्षता होती है वह वहाँ नहीं दिखती है और मैं इन सब बातों को, ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। अब जब हम प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात और एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार के मन की बात दोनों की तुलना करें तो इसी से इन दोनों के बारे में, इन दोनों की स्थितियों के बारे में, सोच समझ के बारे में आपके सामने इसका स्पष्टीकरण भी खुद ब खुद आ जाएगा। आप खुद ब खुद समझ लेंगे कि जो बातें हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों के खिलाफ, वह किस तरह से
किसी खास एक एजेंडे के तहत लगातार पेश की जा रही हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के बदले रवीश कुमार ने जो मन की बात की, उसमें उन्होंने भोजपुरी भाषा में बोलने का प्रयास किया और वे बिहार के उसी जगह से आते हैं। विधानसभा क्षेत्र हमारा लगभग एक ही है, हम भी वहीं से आते हैं। तो यहाँ के लोग भोजपुरी जानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हिंदी नहीं जानते हैं। वे हिंदी भी जानते हैं, वे अपनी बात हिंदी में भी करें तो लोग उसे समझ लेंगे। लेकिन भोजपुरी भाषा में बात करते हुए ऐसा लगा कि वे भाषा के आधार पर किसी खास एक व्यक्ति के प्रति लोगों के मन में द्वेष पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को उन लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो भोजपुरी भाषी हैं। तो आज तक ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वह तोड़ने के लिए ज़्यादा होते आई है, लोगों को आपस में बांटने के लिए ज़्यादा की जाती है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अलग अलग आधार पर एक दूसरे को बांटकर और इस देश में अवसरवादी राजनीति की जाती है। और एक ही नेता को आप देखेंगे कि वे समय समय पर अपना रंग भी बदलते रहते हैं। कभी वे भोजपुरी की बात करेंगे तो जब वे राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाएंगे तो इस समय वे हिंदी की बात करने लगेंगे। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि इन सब बातों को करते हुए कोई एक आदमी लोगों को आपस में बांटकर और खुद बहुत आगे चला जाता है, जिसे हम ये समझते हैं कि वह आदमी हमसे आपसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, वह किसी अलग किस्म का आदमी है। तो भोजपुरी भाषा में बात करते हुए जिस तरह से उन्होंने, रवीश कुमार ने अपने मन की बात की, उसमें इस तरह का प्रयास किया गया जिससे भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र हैं, जो लोग भी भोजपुरी बोलने वाले हैं, वे उन्हें अपना समझकर और प्रधानमंत्री मोदी को भोजपुरी भाषी नहीं होने के कारण कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति समझे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे स्तर पर लोग, इसी देश के लोग जो इसी देश के नागरिक हैं, वे अपने प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि सरकार इस वैश्विक महामारी से निपटने का पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रही है और सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया और अब इसे ख़त्म कर रही है। क्यों कर रही है? इसे और बढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह की बातें की गई। जबकि आप समझ सकते हैं कि मौजूदा समय में भी लॉकडाउन रखा गया है, लेकिन जो सरकार की वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए और सरकार अपनी सारी अर्थव्यवस्था को कितने दिनों तक, कितने महीनों तक रोक कर रख सकती है, क्या यह संभव है? तो इसलिए अर्थव्यवस्था के सुधार के तरफ ही, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर।
इसके लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं जो संभव है। खास करके जब हम भारत के बारे में बात करें, भारत देश का हमारे पड़ोसी चीन से जब तुलना की जाती है तो तुलना आज ये होने लगी है 5 साल 6 साल से लगभग। अब ये देखा जा रहा है कि भारत का चीन के साथ तुलना किया जाने लगा है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम देखें, जीडीपी के हिसाब से हम देखें तो भारत अभी भी चीन से बहुत पीछे है। 7 गुना 8 गुना उससे कम जीडीपी में इसका योगदान है। तो इस हिसाब से हम देखें तो भारत के साथ जो मौजूदा स्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, क्या यह इन्हीं 5-6 साल में हुई है? चीन जो आगे बढ़ा, जो इतना विकसित हुआ, क्या भारत के आज़ादी के बाद से अगर हम देखें 1950 से खास करके और 1980 तक और फिर उसके आगे तक की भी हम बात करेंगे, पहले 1980 तक की हम बात कर ले, उस समय भी भारत में लगातार ज़्यादा दिनों तक सत्ता में कौन रहा और क्या उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही नहीं बनती थी कि वह अपने आप को चीन के मुकाबले, जो पहले से भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था सदियों तक लगभग समान रही है, बराबर रही है, कभी भारत आगे रहा है, कभी चीन आगे रहा है, तो इस बीच लगातार जो भारत पिछड़ता गया, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? और 1980 के बाद देखें तो उसके बाद लगातार तेज़ी से भारत का अगर आर्थिक विकास चीन के मुकाबले ज़्यादा नहीं हो पाया और चीन तेज़ी से आगे बढ़ा, तो क्या तब की जो सरकारें थी उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं होती थी कि वे इसके लिए काम करें? अब आज की जो सरकार है अगर अक्षम दिखती, वह अपने स्तर पर अकर्मण्यता के साथ दिखती, तब हमें लगता कि सवाल उठाना जायज़ है। लेकिन सरकार के तरफ से जब हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, हम बिहार सरकार की भी बात करें, रवीश कुमार ने भोजपुरी में बात करते हुए बिहार सरकार पर भी उंगली उठाई, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो इस बीच अगर हम केवल बिहार की ही बात करें, बिहार में पहले सत्ता में कौन रहा, ज़्यादा दिनों तक कौन रहा, और फिर उसके बाद जो लोग, जिन लोगों ने आज महागठबंधन किया हुआ है, क्या वे सत्ता में नहीं रहे? उनके समय क्या हुआ? और उस समय के अपेक्षा आज की स्थितियां लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर दिख रही हैं, तभी तो लोग वोट कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर अपना विश्वास जता रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे चहेता चेहरा बने हुए हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर। तो जो इसके लिए उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया, और यहाँ भी केवल निगेटिव बातें की गई। जबकि बिहार की हम बात करें तो बिहार की स्थिति जो भी बिगड़ी, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, जवाबदेह कौन है? यही लोग जो आज बारी बारी से सत्ता में रहते हुए फिर महागठबंधन कर सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता चाहते हैं। एक एक कर तो जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब गठबंधन कर। अब बिहार में जो भी है, आज भी जो भी सरकार है, वो अभी गठबंधन के तहत है। तो लोगों को, आम लोगों को ये पता है कि जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, तो हम इसमें जो वोट कर रहे हैं वह मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसके आधार पर जो
वोट कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। पिछले चुनाव की भी हम बात करें, 2015 चुनाव की भी बात करें, तो महागठबंधन में नीतीश कुमार की वजह से ही महागठबंधन को सफलता मिली। तो नीतीश कुमार की छवि खास करके बिहार के एक नेता के तौर पर, जहां नेताओं के अंदर यह देखा जाता है कि वे भ्रष्टाचार को लगाम लगाने पर, भ्रष्टाचार को रोकने के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं जिससे लगे कि वे वास्तव में इस राज्य को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज की स्थिति में हम देखें, राष्ट्रीय स्तर से अपने राज्य के स्तर पर, हर स्तर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, और बिहार में हम मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की बात करें या भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, दोनों अपने अपने स्तर पर जिस तरह से प्रयासरत हैं, यह दिखता है कि भारत में आज की स्थिति में इससे अच्छा नेतृत्व कोई और नहीं दे सकता है। तभी देश के बहुसंख्यक, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने इन लोगों को पसंद किया है, सत्ता की जवाबदेही दी है। आज के बात में इतना ही। कल या इससे आगे के वीडियो में मैं आपसे भोजपुरी में एक वीडियो बनाकर और आपसे बात करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम अपने भोजपुरी भाषा के साथ साथ अपने पूरे देश और दुनिया के हिंदी भाषियों को भी जोड़ने की कोशिश करने का प्रयास करें, और हमारे जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, वे चाहे किसी भी भाषा में बोलते हों, उन सबको एक साथ लेने का, एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें। आप देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार।